नमस्कार दोस्तों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ए बुढ़िया, तेरे पास कुछ पैसे हो तो देना ज़रा मुझे, सब्जी लानी है। बेटे अभिषेक ने अपनी माँ कमला जी से गुस्से से कहा। तो माँ कमला जी ने चुपचाप अपनी खाट के बिस्तर के नीचे से 200 का नोट निकाला और बेटे को पकड़ा दिया। बेटे ने नोट पकड़ा, नोट को अलट पलट कर देखा और माँ की तरफ घूरते हुए देखा और कुछ कहे बिना चला गया। तभी बहू अंजना भी वहाँ आ गई और सास से गुस्से में कहती है कि बुढ़िया, अपने बेटे को तो दिए पैसे, अब मुझे भी दे, मुझे भी सामान लाना है। सास 500 बहू को निकाल कर दे देती है। बहू भी पैसे लेकर हाथ में अलट पलट कर देखती है और मुंह बनाकर चली जाती है। यह कमला जी के बेटे और बहू का रोज काम था। अपनी माँ से कुछ न कुछ पैसे लेते रहते हैं और माँ से बात भी बदतमीजी से करते हैं। जब दोनों बेटे बहू पैसे लेकर चले जाते हैं तो कमला जी मन ही मन सोचती है कि जीना हराम कर दिया है इन दोनों बेटे बहू ने। जब देखो पैसे लेते रहते हैं और मुझे भी बदतमीजी से बात करते हैं। हे भगवान, क्या करूं ऐसी नालायक औलाद का। इससे अच्छा तो मुझे बे औलाद ही बना देता। कम से कम आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है। ये लोग मुझे तिल तिल करके मार ही देंगे। हे भगवान, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। अभी कमला जी यह सब बातें सोच ही रही थी कि तभी बेटा सब्जी लेकर आ गया और माँ की खाट पर रखता हुआ बोला, ले बुढ़िया, सब्जी ले आया हूँ, सब्जी काट दे। तेरी बहू बाजार से आकर बना देगी और अगर उसे देर हो गई हो तो तू ही बना दे। मुझे ठीक टाइम पर खाना चाहिए, नहीं तो देख लेना। कमला जी किचन में जाती है और बर्तन और चाकू लेकर बैठ जाती है। कमला जी सब्जी काटकर अंजना के आने का इंतज़ार करने लगती है, परंतु काफ़ी देर तक भी जब अंजना नहीं आती और बेटे के खाने का समय होने लग जाता है, तो सब्जी उठाकर खुद ही किचन में जाती है और उसे बनाने लग जाती है। सब्जी तो उन्होंने बना ली थी, परंतु अभी तक भी अंजना बाजार से नहीं आई थी। उसका इंतज़ार करने के चक्कर में देर हो रही थी, इसलिए उन्होंने आटा निकाला और आटा भी गूंद लिया। परंतु अभी भी अंजना नहीं आई तो उन्होंने रोटियां बनानी शुरू कर दी। उन्होंने रोटियां बनाकर अपने बेटे को खाना दे दिया। जब बेटे ने खाना खा लिया तो उसके भी बहुत देर बाद अंजना आई। अंजना ने आकर देखा कि सारा खाना बना पड़ा है तो आते ही हाथ पैर धोकर खाना खाने बैठ गई। तभी बेटे के दोनों बच्चे भी स्कूल से आ गए तो अंजना ने अपने बच्चों को भी खाना खिला दिया और सास बेचारी सबके लिए रोटी बनाती रही, पर बेटे और बहू ने एक बार भी उनसे खाने के लिए नहीं पूछा। कमला जी ने सबको खाना खिलाने के बाद खुद अपनी 2 रोटी बनाई और थाली में खाना निकालकर अपने कमरे में लेकर गई और अपनी चारपाई पर आकर बैठ गई और अपनी कमर सीधी करने लगी। सारा खाना बनाकर उनकी कमर में दर्द हो चुका था। अब उनकी कमर और घुटनों में दर्द रहता था। थोड़ी देर बाद उन्होंने खाना खाया ही था कि तभी बहू ने आवाज़ लगाई, ए बुढ़िया, आकर बर्तन भी धो ले। कमला जी ने एक लंबी आह भरी और अपने घुटनों पर हाथ रखकर फिर से चारपाई से नीचे उतरी और खड़ी हो गई। अपनी थाली उठाई और धीरे धीरे कदमों से चलती बनी किचन में आ गई। फिर सारे बर्तन समेट और उसके बाद बर्तन धोने लगी। बर्तन धोने के बाद बहू फिर से आई, उन कहने लगी कि किचन की सफाई भी कर देना। कमला जी ने पहले बर्तन धोए, उसके बाद किचन की सफाई भी की। किचन की सफाई करने के बाद कमला जी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। धीरे धीरे कदमों से चलते हुए फिर से अपने कमरे में आई और आकर अपनी चारपाई पर बैठ गई। अभी कमला जी सोच ही रही थी कि थोड़ी सी कमर सीधी कर लूं, थोड़ा लेट जाऊं, कि तभी देखा घर में बहू के मेहमान आ रहे हैं। बहू की बहन आ रही थी। अंजना अपनी बहन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई। अपनी बहन को पानी पिलाया, खाने का टाइम हो रहा था और घर में इतनी
सब्जी नहीं थी कि मेहमानों को खिलाई जा सके। अंजना की बहन अपने पति और 2 बच्चों के साथ आई थी। खाना दोबारा से बनाना ही पड़ेगा। तभी अभिषेक कमला जी के पास आया और कहने लगा, बुढ़िया पैसे निकाल, घर में मेहमान आए हैं, नाश्ते का सामान भी लाना है और कुछ पकाने के लिए भी लाना है। माँ ने अभिषेक को 1,000 निकाल कर दे दिए। अभिषेक जल्दीबाजी बाजार गया और पकाने के लिए सब्जी और नाश्ते का सामान उठा लाया और लाकर माँ के पास आया और कहने लगा, बुढ़िया चल अब जल्दी उठकर फटाफट खाना बना। अंजना तो मेहमानों के पास बैठी है, वो खाना बनाएगी क्या? तू ही बना और जल्दी जल्दी बनाना। बेचारी कमला जी बेटे की बात सुनकर हक्का बक्का रह गई। वो तो अभी इतना थक गई थी कि और अब इन लोगों के लिए भी खाना बनाना पड़ेगा। बेचारी कमला जी अपनी थकी हुई और दर्द वाली कमर के साथ धीरे धीरे चलती हुई किचन में आ गई और सब्जी काटने लगी और बाकी का काम भी करने लगी। तभी बहू किचन में आई और कहने लगी कि बुढ़िया जल्दी जल्दी हाथ चला और अच्छा सा खाना बनाना, मेरी नाक मत कटवा देना। और यह कहकर अपनी बहन के पास अपने कमरे में जाकर बैठ गई। कमला जी और जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी, परंतु जल्दी जल्दी में उससे सारे काम गड़बड़ हो रहे थे। अब पहली वाली बात नहीं रह गई थी। अब बूढ़ी हड्डी से इतना काम नहीं होता था। फिर भी कमला जी जल्दी जल्दी करके दाल चावल पनीर रायता पापड़ सलाद तैयार कर देती है। बहू बीच बीच में आकर देख रही थी कि सास काम कर भी रही है या नहीं। जब खाना तैयार हो जाता है तो अंजना सारा खाना उठाकर ले जाती है। कमला जी 2 बार खाना बनाकर बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। वह किचन से निकलकर फिर से अपने कमरे में आकर अपनी चारपाई पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद बहू फिर से कमला जी के पास आती है और कहती है कि चल बुढ़िया अब जल्दी से सारे बर्तन धो दे और उसके बाद चाय बना देना और नाश्ता तैयार कर देना। अंजना ऑर्डर देकर फिर से अपने कमरे में जाकर अपनी बहन के पास बैठ जाती है। कमला जी फिर से अपनी कमर को पकड़कर उठती है, धीरे धीरे चलकर किचन में जाकर सारे बर्तन धोती है। बर्तन धोकर फिर चाय बनाती है और नाश्ता तैयार करती है। फिर बहू आती है और सारा नाश्ता का सामान उठाकर ले जाती है। अंजना ने एक बार भी अपनी सास को खाने और नाश्ते के लिए नहीं पूछा था। उसने एक बार यह भी नहीं कहा था कि माँ जी आप भी आ जाइए, मेहमानों के पास बैठिए, मेहमानों के साथ खाना खा लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, जबकि सारा खाना और नाश्ता कमला जी ने ही तैयार किया था। शाम के समय उनकी बहन चली जाती है। खाना इतना बच गया था कि शाम को खाना बनाने की ज़रूरत नहीं थी, वरना फिर से कमला जी को खाना बनाना पड़ता। रात हो चुकी थी और कमला जी थक कर चूर हो चुकी थी। उनकी तो अब हिलने तक की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। दोपहर को उन्होंने 2 रोटी और बस वो सब्जी ही खाई थी। उसके बाद से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। उन्हें अब बहुत तेज़ भूख लग रही थी, परंतु उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। अब उन्हें खाना देगा भी तो कौन? बेटे और बहू से तो ये उम्मीद नहीं थी कि वो खाना लाकर दे दे। उन्हें खाना देंगे। पूरा दिन बेटे और बहू ने काम करा करा कर उन्हें निढाल कर दिया था। अपनी बेबसी और लाचारी पर उन्हें बहुत अफसोस हो रहा था। उनके बेटे और बहू ने तो उनका जीवन नर्क बना डाला था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस नर्क जैसे जीवन से वे कैसे छुटकारा पाए। उनकी आंखों से निरंतर ही आंसू धारा बहे जा रही थी। उनका हृदय बेटे बहू के अत्याचार से छलनी छलनी हो गया। आज कमला जी को अपने पति रामचरण जी की बहुत याद आ रही थी। वो सोच रही थी रामचरण जी कितने अच्छे संस्कारी दयालु विनम्र और बुद्धिमान थे। पता नहीं मैंने कौन कौन सा पाप किया जो इस नालायक ने कोख से जन्म लिया है। अपने पिता के गुण तो उसमें दूर दूर तक भी नहीं है। रामचरण जी तो अपने माता पिता का कितना सम्मान करते थे, अपने माता पिता की कितनी सेवा करते थे, और ये नालायक अभिषेक दिन रात मेरे साथ बदतमीजी करता है। सेवा तो ये खाक करेगा। रामचरण जी अपने माता पिता की इकलौती संतान थे और ये अभिषेक भी मेरी इकलौती संतान है। मुझे तो इसके अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आता है। जैसा
यह है कि वैसी ही उसकी पत्नी है। अब तो मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है, मैं थक चुकी हूँ। अब इसकी बदतमीजी और अत्याचार सहते सहते रामचरण जी तो इतने बुद्धिमान थे, अपनी मेहनत के बल पर सरकारी नौकरी हासिल की, और यह नालायक किसी भी काम का नहीं। ऐसे तो कोई प्राइवेट नौकरी भी नहीं देता। सरकारी नौकरी क्या खाक मिलेगी? एक तो प्राइवेट नौकरी करता है और उस पर भी आए दिन छुट्टी करता रहता है, और जो थोड़ा बहुत कमाता है वही नशे में उड़ा देता है। वो तो शुक्र है भगवान का कि मेरे पति की पेंशन आती है, जिसमें मैं अपना खर्चा पूरा कर देती हूँ, वरना ये तो मुझे भूखा ही मार देता। लेकिन यह पेंशन भी तो मेरे पास नहीं छोड़ता, घर का सारा खर्चा भी मुझसे ही करवाता है। हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखा जिसमें मैं इस नर्क जैसी ज़िंदगी से बाहर निकल सकूं। कमला जी रोए जा रही थी और यह सब कुछ सोचे जा रही थी। तभी अभिषेक बाहर से आता है। वह नशा करके आया था और आकर घर में हंगामा करने लगा है। उसका रोजाना का काम था, वो रोजाना नशा करके आता था और आकर घर में एकदम 1 घंटे हंगामा करता था और फिर सो जाता था। कमला जी चुपचाप लेटी रहती, और क्योंकि अगर अभिषेक को पता चल जाता कि माँ जाग रही है तो आकर माँ के साथ और भी बदतमीजी करने लगता। इसलिए कमला जी चुपचाप ऐसे हो जाती कि जैसे वह सो रही हो। जब अभिषेक को यह लगता कि माँ सो गई है तो वह वहाँ से आ जाता और 1 घंटे तक हंगामा करता और उसके बाद थक जाता। कमला जी का धैर्य जवाब दे गया था। अब यह सब कुछ उसके बर्दाश्त की सीमा से बाहर हो गया था। कमला जी निरंतर रोए जा रही थी। उसकी आंखों में पता नहीं इतने आंसू कहाँ से आ रहे थे, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक तो भूख का दर्द, ऊपर से बेटे की बदतमीजी और अत्याचार का दर्द। बूढ़ी हड्डियां कब तक सह पाती, पता नहीं। कितने घंटों तक यह लगातार रोती रही। जब रोते रोते थक गई तो उन्होंने अपने पति को याद किया। उनके पति बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उस पर डरे रहते थे। कमला जी ने उसका मन ही मन एक डर निश्चय कर लिया। उन्होंने घड़ी में समय देखा तो रात के 2 बज रहे थे। अपनी चारपाई से हिम्मत करके धीरे धीरे उठी और किचन में जाकर पहले उन्होंने खाना खाया। खाना खाने के बाद बूढ़ी हड्डियों में कुछ जान सी आई। उसके बाद धीरे धीरे चलती हुई अपने कमरे में आई और अपना सामान इकट्ठा करने लगी। उन्होंने अपने कमरे, घर के कागजात, जेवर, रुपये, पैसा जो भी उसके पास था एक बैग में रख लिया और बैग तैयार करने के बाद अपनी चारपाई पर आकर लेट गई और सुबह होने का इंतज़ार करने लगी और थोड़ी देर के लिए सो गई। थोड़ी देर सोने के बाद कमला की 5 बजे से पहले ही जग गई और सुबह 5 बजे उन्होंने अपना बैग लिया और चुपचाप अपने कमरे से निकल पड़ी। कमला जी अपने घर से गांव के लिए निकल पड़ती है। काफ़ी समय पश्चात गांव का रुख किया था। जैसे जैसे गांव का सफ़र कर रही थी, बचपन की यादों की एक एक तस्वीर उनकी आंखों के सामने उभर रही थी। क्या दिन थे वह, जब गांव की सारी लड़कियां गांव की गलियों में खेला करती थी, घूमा करती थी, सारे काम काज भी करती थी, मस्ती में भी कमी नहीं रहती थी। खट्टी मीठी यादों को याद कर कमला जी के होठों पर मुस्कान आ रही थी। जैसे ही गांव की जमीन पर पैर रखा तो हृदय की गति तेज होने लगी। चलती रही तो रास्ते में सभी गांव वाले एक एक करके मिलते हैं, सबका हाल जानने लगते हैं। कमला जी भी उनका हाल जानती रही। रास्ते में ही उनकी सहेली की बेटी निशा अपने बेटे के साथ दिखी। देखते ही कमला जी की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने देखा उनकी सहेली की बेटी सफ़ेद साड़ी में थी। तभी निशा की नज़र भी कमला जी पर पड़ती है। कमला जी तो उसे देखकर स्तंभ रह जाती है। निशा उनके पास आई, उनसे गले लगी, हालचाल जाना। कमला जी एकटक निशा को देखती रही। निशा ने उन्हें झिझोड़ते हुए कहा, कमला आंटी जी क्या हुआ? कमला जी बोली, बेटा ये सब क्या है? तुम सफ़ेद लिबास में कैसे? निशा कहती है, आंटी ये तो मेरा भाग्य है। मेरा कैसा भाग्य? कमला जी चौंक कर पूछती है। तो निशा कुछ नहीं बोलती। कमला जी उसका हाथ पकड़कर कहती है, चल अपने घर चल, तब बताना मुझे। उनका हाथ पकड़कर
घर लेते हुए जाती है जहाँ उसके भाई भाभी रहते हैं। भाई घर में नहीं थे, भाभी से मुलाकात होती है। कमला जी भी भाभी अच्छे स्वभाव की महिला थी। वह देखते ही अपनी ननद के गले लगी, बोली, दीदी आप तो काफ़ी समय पश्चात आई हैं। हम तो राह ताकते ताकते थक ही गए थे, बस घर की जिम्मेदारियों में कहाँ निकलना होता है। आज भी बड़ी मुश्किल से निकल कर आई हूँ। उनकी भाभी निशा का ही हालचाल जानती है, फिर उसके लिए खाने का इंतजाम करने लगती है। कमला जी निशा को अपने पास बिठाती है और निशा के 2 साल के बेटे मुन्ना को अपनी गोद में बैठा लेती है और उससे पूछती है, अब बता मुझे ये सब कैसे हुआ और क्या हुआ? मुझे तो बस इस बारे में कुछ नहीं पता है। निशा दुखी भरी मन से जवाब देती है, आंटी जी अभी 4 महीने पहले की बात है। मैं मुन्ना के पापा का एक्सीडेंट हो गया। वो बाइक पर थे, शाम का समय था, घर से आ रहे थे, ट्रक ने टक्कर मार दी, वहीं से वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके घर वाले हमें अभागन मानते हैं, मुझे घर से भी निकाल दिया। अब मैं और मुन्ना बिल्कुल अकेले हैं। गांव के सरपंच ने ही मुझे कुछ छुपाने की छत दे रखी है। लिफाफे बनाकर थोड़ा बहुत काम करके इसे पाल रही हूँ। अभी मेरा बच्चा छोटा है, अकेला भी नहीं छोड़ सकती, इसलिए घर पर लिफाफे बना देती हूँ। कहते कहते निशा की आंखों से आंसू बहने लगे। उनकी माँ कमला जी की बचपन की सहेली थी। निशा अपनी माँ की इकलौती संतान थी। बाप का देहांत तो बरसों पहले ही हो चुका था। माँ ने ही निशा को पाला पोसा, उसकी शादी की और शादी के 3 माह बाद उसे कैंसर जैसी बीमारियों ने घेर लिया। इसके इलाज में सब जमा पूंजी, घर बार सब बिक गया, किंतु वो बच ना पाई और एक दिन वह चिर निंद्रा में लीन हो गई। अब निशा के पास उनकी माँ का घर भी नहीं बचा था। घर बेचकर उस उनके अपनी माँ का इलाज करवाया, सब पैसा लगा दिया। तो अब निशा की ऐसी दुर्दशा हो गई थी कि ना किसी को कुछ बता सकती थी और ना बच्चा छोटा होने के कारण ना कुछ कर सकती थी। निशा बहुत संस्कारी बूढ़ लड़की थी। वह बिल्कुल अपनी माँ की प्रतिछाया है। कमला जी उसे अपने सीने से लगा लेती है, उसे चुप कराती है और उसकी बातें सुनकर कमला जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह उसके सर पर हाथ रखती है और कहती है, तू क्यों चिंता करती है मेरी बच्ची, मैं हूं ना तेरे साथ। तू मेरी बच्ची है, यह मत सोचना तू अकेली है। देख मैं हूं ना तेरे लिए, भगवान ने मुझे तेरे लिए ही भेजा है। अब चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कमला जी निशा को तावना सांत्वना देती रही। तभी उनकी भाभी खाना लेकर आती है और सब मिलकर खाना खाते हैं। अब निशा कहती है, आंटी जी मैं जाती हूँ, थोड़ा काम है। कमला जी कहती है, ठीक है बेटा, अभी तू जा, मैं कल तेरे पास आऊँगी, ठीक है। आंटी जी कहकर निशा अपने बेटे को लेकर चली जाती है। फिर कमला जी अपनी भाभी से बात करती है। रात तो हो जाती है। रात में कमला जी गहरी सोच में थी। उनके कानों में निशा के शब्द गूंज रहे थे। उन्हें अपनी सहेली और उनकी बेटी निशा याद आ रही थी। वह अभी अतीत में डूब जाती है, कभी वर्तमान में तो कभी भविष्य का सोचने लगती है। कभी अपने बेटे बहू के नीच कर्म याद आते तो कभी अपने पति को याद करने लगती। कमला जी पूरी रात इसी असमंजस में थी और बेचैन होती जा रही थी। तभी उनके दिमाग में एक विचार आया। उस विचार के आते ही उन्होंने गहरी सांस भरी। उस विचार ने उन्हें सांत्वना दी और फिर आराम से सो गई। सुबह सवेरे उठी, नहाई धोई, पूजा पाठ किया, नाश्ता किया और निशा के घर जा पहुंची, जो सरपंच ने उसे दिया हुआ था। देखते ही कमला जी के रोंगटे खड़े हो गए। कच्चा सा मकान, अंधेरी कोठरी, छत में भी छेद छेद था जिसमें बारिश का पानी भी आता होगा। और निशा उस छत के नीचे अपने बच्चों को लिए लिफाफे बनाने में लगी हुई थी। कमला जी को देखते ही खड़ी हो गई। उन्हें एक टूटी फूटी सी खाट पर बिठाया। निशा को उन्होंने अपने पास बैठा लिया और कहने लगी कि यह अब बस तू ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन किसी तरह और बिता ले, फिर उसके बाद तू यहाँ नहीं रहना पड़ेगा। तेरी माँ अभी जिंदा है। यह सुनते ही निशा की आंखों से आंसू बहने लगे। कमला जी ने उन्हें गले से लगाकर चुप किया और वापस अपने भाई के घर
आ गई। भाई भी शहर के आसपास ही रहते थे। अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुए। फिर कमला जी अपने घर के लिए गांव से निकल पड़ती है और आते ही सबसे पहले न्यायालय से अपना पेपर वर्क पूरा करके अपने बेटे को अपनी जायदाद पर मकान से बेदखल करके अपनी जायदाद का वारिस निशा को बना देती है, क्योंकि कमला जी के बुरे समय में उसकी सहेली ने उनका बहुत साथ दिया था और निशा भी उनसे अत्यधिक प्रेम करती थी। घर आती है तो दोनों बेटे बहुओं का अपमान करने में लग जाते हैं, यहाँ तक कि बेटे नशे की हालत में उन पर हाथ उठा देता है। तो कमला जी अपने वकील को बुलाकर उन्हें पेपर्स दिखाकर उनके अपना घर खाली करवा देती है। बेटा नशे की हालत में था और बहू भी किसी तरह घर से निकलने को तैयार नहीं थी, तो वकील पुलिस की मदद से उनसे घर खाली कराते हैं। घर खाली होते ही कमला जी अपने घर का शुद्धिकरण करती है और ताला डालकर गांव के लिए निकल पड़ती है और वहां से निशा और मुन्ना अपने साथ अपने घर ले आती है। निशा रोने लगती है। कमला जी उसे और मुन्ना को अपने सीने से लगा लेती है। फिर दोनों खुशी खुशी उस घर में अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। निशा कमला जी की इतनी सेवा करती है कि उसकी कमी पूरी कर देती है। कमला जी के पेंशन से उनका घर अच्छा चलता है, किंतु निशा भी बहुत से काम करके घर के खर्चों में सहयोग करती रहती है। अब कमला जी के घर में चारों ओर उजाला ही उजाला फैला था। कमला जी और निशा मुन्ना के साथ बहुत खुश रहती थी। जरूरी नहीं थी कि अपने घर में उजाला करने केवल अपने ही होने चाहिए। कई बार अपने धोखा दे देते हैं और बेगाने साथ दे देते हैं, जैसे कमला जी और निशा एक दूसरे का सहारा बन गए। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। हर हर महादेव।